तो बच्चों देखो, कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, राइट। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, उसके हम लोग वैल्यूज निकाल लेते हैं एक बारी। क्या दिया था बेटा? चलो पहले PO4 3- का देख लेते हैं ना। देखो, एक तो बेटा ये स्ट्रक्चर बनाओगे आप, डबल बॉन्ड हो। दूसरा कौन सा बनेगा, जहां पे यहां माइनस हो जाए, मतलब एक एक ऑक्सीजन को आप डबल देते जाओ और उस हिसाब से चेंज करते जाओ ना। और सभी को हमेशा डबल साइडेड एरो से बनाते जाओ। ये सारे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। कितने बन गए? 4 बन गए ना। 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गए, ये सुनो। अब मुझे अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो देखो दो तरीके हैं। एक तो ये जो मैंने आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताया कि बेटा किसी भी दो एटम के बीच में हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखना। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा बनेगा, 4 ऑक्सीजन है, ये डॉट 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 डॉट, ये डॉट डॉट डॉट, इधर डॉट डॉट, इधर डॉट डॉट, और टोटल चार्ज कितना है बेटा? -3। और सारे सेंटर पे वो घूम करके जा रहा है, तो -3/4 ऑन ईच सेंटर। डू यू गाइस एग्री? वेरी गुड बेटा, सो नाइस ऑफ यू, है ना। तो अब सिग्मा बॉन्ड कितना है? तो हमेशा देखो, जब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये नहीं होता सम ऑफ ऑल द बॉन्ड्स अराउंड एन एटम, ऐसा नहीं होता। बॉन्ड ऑर्डर इज द इफेक्टिव बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। तो मैं एक ऑक्सीजन ये चूज कर लूं, इनके बीच में बॉन्ड बताना है। आप लोग गलती क्या कर रहे हो, कुछ लोग जो ज्यादा आंसर कर रहे हैं वो सभी को सम कर ले रहे हो, वो नहीं करना है ना। वो सभी को सम नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? सबको सम नहीं करना है। आपको ये जो दो एटम है इनके बीच में कितने बॉन्ड है, तो इनके बीच में तो सिग्मा एक ही होगा ना। और पाई कितना है? तो पाई हमें पता है यार, पार्शियल है, कंप्लीट नहीं है कहीं पे भी। कितना है? तो हमें पता है एक पाई बॉन्ड। इसके जो कैनोनिकल फॉर्म्स थे उनको देख के समझ में आ रहा है कि चारों जगह पे ये डिवाइड हो रहा है। तो एक पाई बॉन्ड चार जगह पे तो 1/4। सो आंसर विल बी 1.25। ऐसे सोचना है। आप क्या समझ रहे हो? इज द सम ऑफ ऑल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। दिस इज नॉट द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर सिर्फ दो एटम के बीच में निकाला जाता है। अब कहोगे सर अगर मान लो अलग अलग आ रहा हो तो कोई बात नहीं, लिखो आप कि दिस एंड दिस आर द बॉन्ड ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बात करता हूं फॉर्मल्डिहाइड की, तो वहां आपको बताया है ना कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो इसके लिए कोई एक यूनिफॉर्म बॉन्ड ऑर्डर थोड़े है। ये तो सब इक्विवेलेंट थे, इसलिए हमने ऐसे बता दिया। इज दैट क्लियर? हाँ। तो चलो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर सबको समझ में आ गया है। हाँ। एंड मैंने ऑक्सी एसिड भी सारे कवर कर दिए हैं, बोलिए। तो अब इन दोनों के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और तरीका देखते हैं स्ट्रक्चर को अप्रोच करने का, बड़ा ही यूनिक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे आप लुईस एसिड बेस प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि लुईस एसिड बेस प्रेडिक्ट करने के लिए हमें दोनों को टुकड़ों में तोड़ करके देखना पड़ता है कौन लोन पेयर डोनेट कर रहा है, कौन लोन पेयर। वो नहीं देख पाओगे कभी आप। और ये तरीका तब आप लगाना जब आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बताना हो, लुईस एसिड लुईस बेस नहीं बताना। क्या तरीका है वो थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे देखो, मान लो मुझे कार्बोनेट का ही स्ट्रक्चर बनाना हो, मान लो मुझे NO2- का बनाना हो, NO2+ का बनाना हो, हमें कोई आइडिया नहीं है मैं क्या करूं। तो बोलते हैं जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव आपको दिखाई दे रहा है इस पूरे मॉलिक्यूल पे, ठीक है, उसको आप मान लो कि सेंटर पे आ गया है। उससे उसके जो सेंटर के इलेक्ट्रॉन है वो इंपैक्टेड हो रहा है। पॉजिटिव का मतलब कम हो रहा है, नेगेटिव का मतलब बढ़ रहा है। अब देखो, ऐसे तो मैंने आपको बताया कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ऑक्सी एसिड से कि ये होता है ना। अब आपको मैं ये दिखाता हूँ कि कैसे बिना ऑक्सी एसिड के कैसे मैं यहाँ पहुंच सकता हूँ। उसका तरीका है, बताओ कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अच्छा, 4 तो होते हैं सर, लेकिन 2 नेगेटिव आया तो कितने हो गए? हो गए? बोलो भाई, अग्री कर रहे हो मेरे बात से? अच्छा, तो यहाँ -2 भी लिखेंगे क्योंकि कार्बन है वो दोनों। अच्छा, किनारे कौन है? 3 ऑक्सीजन है, 1
बोलो, 2 3 कर दो। ये -2 था। अच्छा, हमें ये पता है कि ऑक्सीजन हमेशा क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ऐसे कर लेगा। डू यू गाइस एग्री? अब जरा चेक करो, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आफ्टर शेयरिंग? 8 हो गए क्या? 2 4 6 एंड 8 हो गया। अब मैं किसी के साथ रेगुलर बॉन्ड नहीं बना सकता, क्या बना सकता हूँ? नहीं बना सकता हूँ। अब मुझे कैसा बनाना पड़ेगा? डेटिव। डेटिव का मतलब मुझे एक ऐसे देना पड़ेगा, एक ऐसे देना पड़ेगा। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि, मतलब आज नहीं, कल सीखा था, काफी देर पहले, इनफैक्ट 24 घंटे पहले सीखा था। डेटिव बॉन्ड अगर हम हटाते हैं तो चार्ज कैसा आता है? जिसने लिया उस पे माइनस, जिसने दिया उस पे, तो जिसने लिया इस पे -1 जिसने दिया इस पे ऑलरेडी +2 था, और 2 दिया तो सॉरी, पहले -2 था, 2 दिया तो +2, मिलके क्या हो गया? तो क्या ये और ये एकदम एक जैसे हैं? कितने आराम से बन गया ये। लेकिन समझ होनी चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगा, है ना? इतना प्यार से जितना मैंने बना दिया है, आप थोड़ा उलझोगे। जैसे 6 इलेक्ट्रॉन डालने के बाद फिर आप सोचोगे यार डबल डबल बनाए, वो थोड़ी क्लैरिटी लेके चलनी पड़ेगी डेटिव वाली। तो आप यहाँ से भी पहुंच सकते हो, बिना ऑक्सी एसिड के भी बन सकते हो। इज दैट क्लियर? अब कौन सा देखना चाहते हो, अब बताओ, मैं आपको समझाता हूँ। NO2 बनाए, आप भी सोचो मेरे साथ साथ एक बार ऐसे ही। कैसे सोचना है बताओ? जो नेगेटिव या पॉजिटिव आ रहा है उसको किस पे मानेंगे हम? सेंटर पे। तो नाइट्रोजन पे गया वो नेगेटिव, नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 5। एक और आ गया तो कितने हो गए? 6 हो गया। अच्छा जी, चलो 6 हो गया। 6 होने के साथ साथ इस पे -1 है, ये भी देख लिया। बगल में कितने ऑक्सीजन है बेटा? 2 है। अच्छा, हमें मालूम है 6 है तो इसकी सिर्फ 2 की रिक्वायरमेंट है, और क्योंकि ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो ऑक्टेट एक्सपैंड, तो एक के साथ तो डबल बॉन्ड बना लेगा, दूसरे को इसे क्या करना पड़ेगा? और डेटिव जैसे ही हटाएंगे तो डबल एंड O माइनस, इसका जो माइनस है इस पे प्लस आएगा, इसको न्यूट्रलाइज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट नाइट्राइट आयन। कैन यू चेक दैट? हमने जो कल बनाया था उसमें से है ये? अगर नहीं बनाया हो तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ। नाइट्रोजन के 2 एसिड बताए थे ना, नाइट्रस एंड नाइट्रिक। H+ निकालोगे तो वहां नेगेटिव आएगा, तो क्या दिख रहा है? इससे बन रहा है। समझ गए ना? आसान है ना ऐसे सोचना? चलो, अगर आप इतना समझ गए हो तो एक काम करो, NO2+ का भी सोच के दिखाओ मुझे। करो, देखे। बोला 6 ऐसे हो गए बेटा कि जो प्लस या माइनस आता है वो मैं सोचता हूँ सेंटर पे हुआ, तो माइनस आने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो इसलिए 6 लिख दिया। पहले से 4 थे, -2 आने का मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन पे और ऐड हो गए। बिल्कुल सेंटर पे, सब कुछ सेंटर पे करो, और उसके बाद सेंटर से बाहर वालों को देना शुरू करो। ठीक है? हेडिंग भाई लुईस स्ट्रक्चर ही चल रहा है हमारा। आई एम जस्ट गिविंग यू वन मोर मेथड टू ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ना। कर लिया? अभी चेक कर लेते हैं, सबका एक ही साथ है, सारे लुईस स्ट्रक्चर ही हैं बेटा अभी ना। कर लिया ट्राई आपने? NO2+, सब लोगों ने ट्राई कर लिया? आओ देखते हैं। NO2+, बताओ नाइट्रोजन पे अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? क्योंकि एक प्लस आया वैलेंस में पास। सोया ध्यान दो इधर, नाइट्रोजन पे 5 इलेक्ट्रॉन होते, एक निकल गया तो 4 बचा। अब अच्छा 4 बच गया, इस पे +1 डाल दिया मैंने। अच्छा, अब बताओ नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कितने की है? 4 की है। ऑक्सीजन की कितने की है? तो इधर इधर से ले जाएगा यार। अब देखो, इसमें कोई डेटिव बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर NO बॉन्ड का कितना है यहाँ पे? 2। अरे इधर भी 2, इधर भी 2। समझ गए? आसान हो गया ना कितना बनाना है? ये सुनो, तो जो भी प्लस और माइनस आता है, तो कहीं लिख लो अपने लैंग्वेज में ना, वट एवर प्लस एंड माइनस यू आर गेटिंग ऑन द मॉलिक्यूल, यू कैन एज्यूम इट ऑन सेंटर। हाँ, ये ध्यान रखना है, सेंटर पे जब प्लस माइनस करते हो तो इलेक्ट्रॉन भी उस हिसाब से कम या ज्यादा करना है। नेगेटिव आए तो ज्यादा करना है,
पॉजिटिव है तो स्टूडेंट। अब एक काम करो, मेरे लिए एक काम करोगे तुम लोग, नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर बनाओ एंड इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो NO बॉन्ड का। सेंट्रल एटम यार, सेंट्रल एटम, सेंटर पे ही लेना है मैंने बताया। हाँ pH 4 में कि NH, pH 4 प्लस है ना कि pH 4 माइनस है? दिखा नंबर बता। चल अभी जो बोल रहा हूँ उसको कर, उसको देख ले, इसको देख ले। हाँ बेटा, वही तो बार बार समझा रहा हूँ, जो भी प्लस या माइनस मॉलिक्यूल पे आए उसको सेंटर पे मानो। ले, वो ऑक्सीजन पे चार्ज नहीं है, वो पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज है, ठीक है। वो जब चार्जेस लिखते हैं तो हमेशा एंड में लिखते हैं, इससे ये अपीयर होता है कि किनारे वाले पे, ऐसा नहीं, हमेशा राइट साइड में लिखते हैं ना चार्ज। प्रतुल शिवांश, अच्छा देखते हैं। हाँ। नाइट्रेट आयन बना लिया सबने, चेक करें। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस ब्रो? You count the number of electron on nitrogen। तुम्हें तो 8 दिख रहा होगा, मुझे समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना तुम्हें? आओ चलो चेक करते हैं, हो सकता है सही भी हो। आओ देखते हैं, दिख रहा है? ये बताओ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक नेगेटिव आ गया तो कितने होंगे? ओके, और ये हमें चार्ज भी दिखना है उस पर, माइनस ऐसे दिखना है। कितने बगल बगल में ऑक्सीजन लगाने हैं? 3 लगाने हैं। अब सोचेंगे, बताओ इसको सिर्फ 2 चाहिए ना, तो सिर्फ एक के साथ नॉर्मल शेयरिंग कर सकते हैं। अब इसके पास कितना हो गया? 1। अब इसको भी डेटिव देगा और इसको भी डेटिव ही देगा। देख रहे हो क्या हो रहा है? समर्थ अब ये समझने में असमर्थ हो रहा है कि जो डेटिव बॉन्ड से दिए हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों में काउंट करते हैं। ये क्या बोल रहा है? सर ये दे दिया तो फिर से 6 नहीं हो गया इसके पास, ये सब बोल रहा है। बेटा जो शेयरिंग होती है ना, शेयरिंग को हम दोनों जगहों पे काउंट करते हैं, वही तो फर्क है। इसलिए तो ये बॉन्ड आयनिक नहीं है, वरना तो कंप्लीट ट्रांसफर होता ना। क्या कर रहे हो तुम ये? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, इसके भी। गॉट इट? अब देखो मुझे इसको बिना डेटिव, ये एरो हटा के मुझे दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट वही है, तो मैं डबल बॉन्ड यहां डाल दिया, जिसने लिया उस पे माइनस, जिसने लिया उस पे, और जिसने दिया उस पे प्लस। कितने प्लस और कितना माइनस पहले से था, तो कितना प्लस बचा? दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन। नाउ कैन यू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर? कितना आएगा? टेल मी द बॉन्ड ऑर्डर आल्सो। अच्छा हाथ उठाओ पहले, कितने लोगों का सही हुआ था ये स्ट्रक्चर? बहुत बढ़िया यार, जबरदस्त। Everyone, can we? Can we?
क्या आपने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए? ड्रॉ बताओ भाई, ड्रॉ किए या नहीं? करो ना यार, क्या कर रहे हो सर? तीनों स्ट्रक्चर बनाओ ड्रॉ करके। फिर क्या बनाए हम? हाइब्रिड। हाइब्रिड बनाएंगे तो -1/, नहीं -2/, और नाइट्रोजन पे +1, क्योंकि वो तो कहीं जा ही नहीं रहे। अब बॉन्ड ऑर्डर, एक सिग्मा था और एक 3 पार्ट में डिवाइड हुआ पाई, तो 1.3333। सही है क्या बेटा? क्या तीनों सेम है? कल तुम सो रहे थे क्लास में? जगे थे? अच्छा, तो घर पे सो रहे थे तो? तो लेक्चर भी नहीं लगाया? कोई बात नहीं, तुमसे तब बात करेंगे जब तुम पूरा कंप्लीट कर लोगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ा जाए हम लोग। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कर लिया आप लोगों ने, लेक्चर कम से कम कंप्लीट करके आना चाहिए। टाइम नहीं मिला मतलब क्या? और कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बच्चे बीवी सबका ध्यान देना पड़ता है, माँ बाप का केयर कर रहे हो, बहुत ओल्ड एज हो गए हैं, नहीं ना? तो तुम्हारे जिंदगी में काम ही तुम्हारा यही है। टाइम नहीं मिला, दिस शुड नॉट बी द आंसर, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, ठीक है? करके आना है क्लास में, नहीं तो नहीं आना है। जब कंप्लीट हो जाए तब आना है क्लास में। ऐसा गलती नहीं करना, सब एक दूसरे से जुड़े हुए चीजें है ना। हो गया बेटा यहाँ तक? चलो अगला देखते हैं। और कोई स्ट्रक्चर लो जो तुम्हें थोड़ा डिफिकल्टी हो बनाने में। अच्छा, BH4-, कितना घटिया सा स्ट्रक्चर, दिखाता हूँ। अब कोई बात नहीं, मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा आप ट्राई करो, देखो अब हो जाएगा तुम लोगों से, ट्राई करो तो। हाँ, BH4- कैसे नहीं बनेगा यार? इतना इतना सड़ा हुआ एग्जाम्पल लिया इसमें, बट वो पहले टफ लग सकता था, अभी इजी लगेगा। चलो समझ, जल्दी से बना के दिखा दो तो। जिनका कोई चार्ज नहीं होता है। हम्म हम्म। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर तो 1 ही आएगा। करेक्ट, बॉन्ड ऑर्डर लिख दोगे तो अच्छे बात है। जब कोई पूछेगा तो बता दो। BH4- किया आप लोगों ने? इजी लगा टफ लगा? अब कबीर क्या बात है यार। देखो बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। वैलेंस शेल में 3 थे, एक नेगेटिव आया तो कितना हो गया? वेरी गुड। और हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? किनारे वाला हमेशा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, इसलिए इसको एक, इसको एक, इसको एक। अच्छा बस इतना ध्यान रखना, कहीं इससे बोरॉन के सेहत पे कोई असर तो नहीं पड़ रहा है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो नहीं है, तो ठीक है सब कुछ।
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BH4 माइनस। गॉट इट? अब देखो, अगर ये नहीं पता होता तुम्हें ये चीज ना, तो तुम कैसे ड्रॉ करते? आप बोलते यार बोरॉन के पास तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन तो नॉर्मल जुड़ सकते हैं, यानी ये कुछ और नहीं बल्कि BH3 और H माइनस के जुड़ने से बना है BH4 माइनस। दैट्स हाउ यू कुड हैव इंटरप्रेटेड इट। अब अगर ऐसा है तो अब आप देखो, बोरॉन के 3 आप ऐसे बना लो, कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, गरीब है, हाइड्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन, रिच है, डोनेट करेगा। डोनेट किया तो क्या बनने वाला है? बी पे नेगेटिव आ गया और इधर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये सब तो ऐसे बना सकते थे। सोच की फर्क है, कैसे सोचते हो तो उस पर डिपेंडेंट। सोच से गरीब नहीं होना चाहिए, वो एकदम टॉप क्लास का होना चाहिए। ठीक है, गॉट इट? वेरी गुड। और बताओ कुछ। P4O10, ठीक है, उसको छोड़ के और बताओ, अभी करा देता हूँ, सब आसान है। हाँ, मैं अपने से दूं एक? हाँ हाँ, गुड 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 गुड, वेरी गुड। चलो, टेक दिस एग्जांपल एवरीवन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ N3 माइनस। इसको बोलते हैं अजाइड आयन, AZIDE, अजाइड आयन, अजाइड आयन N3 माइनस। हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कर लिया आप लोगों ने? आइए चलिए। आइए बेटा, देखें आप, कितने लोगों ने बना लिया? अच्छा, कितने लोग कह रहे हो सर ये ना बिल्कुल CO2 जैसा बना है, बस फर्क इतना है कि सेंटर में नाइट्रोजन है, इधर भी नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन, इस पे -1, इस पे -1, इस पे +1। कितने लोग ये स्ट्रक्चर बना? यहाँ पे लोग नहीं बनाया। ये साइकिल वाइकल तो नहीं बनाती है ना, रिंग विंग 3 विंग बनाया रिंग। मैंने मना किया 3 मेंबर रिंग मत सोचो अभी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वैसे भी बना दिया है। ओके ओके ओके, दैट इज ऑल्सो ओके। अब एक्चुअली जो लोगों ने ऐसा बनाया है ट्रिपल बॉन्ड एंड दूसरी तरफ, उन्होंने उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना दिया है। ठीक है, different electronic arrangement of the same molecule without changing the skeleton is termed as resonance। और दिखाता हूँ, और देखो, वैसे मैंने ये क्यों किया आपके सामने थोड़ा समझाता हूँ। देखो, N3 माइनस को अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो वैलेंस शेल के, तो N3 माइनस में उतने ही इलेक्ट्रॉन है जितने CO2 के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। आइसो एटॉमिक भी है, सेम नंबर ऑफ एटम भी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। जब भी ऐसा हो जाए तो ऐसे चीजों का स्ट्रक्चर भी एक जैसा हो जाता है। इसलिए मैंने ये चीज अभी आपको समझाई कि अगर कुछ न्यूट्रल स्ट्रक्चर पता हो और उनसे मिलता जुलता कुछ आ जाए तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इसके जैसा जो मैं नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ। नाइट्रोजन पे नेगेटिव ले लेंगे क्या N3 माइनस में? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा नाइट्रोजन पे? 6 हो गए, हो गए ना? अच्छा जी,
इधर बगल वाले नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, इधर बगल, इसकी डिमांड कितने की है? 3 इलेक्ट्रॉन की। ओके ओके, 3 इलेक्ट्रॉन की है, तो मैं एक काम करता हूं, जैसे ही मैंने यहां 3 कर दिया तो 6 इलेक्ट्रॉन, 7 8 और गेम हुआ क्या? गेम हुआ या नहीं हुआ? अभी तक हो गया ना? तो बहुत तकलीफ है यार, अब क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें यार। यानी वो 3 इलेक्ट्रॉन तो इकट्ठे शेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें ध्यान किसका देना है? क्या करें अब बताओ? नहीं क्यों ले, मैंने बोला ये तरीका हम यही अपना रहे हैं। फिर तो ऐसे घूमने लग जाएंगे ना हम लोग। मैं बोल रहा हूँ कि शुरू यहीं से करना। क्या करें फिर अब? बिल्कुल सही, एक एक बॉन्ड दे दो दोनों को, क्योंकि सिग्मा तो बनाना नहीं है। और सर अब लोन पे रखे हो ना, इसकी नीड 3 की थी ना, तो एक डेटिव बॉन्ड इधर और एक डेटिव बॉन्ड। क्या बोल रहे हो? एक तरफ डबल बॉन्ड बना दिया और एक तरफ करके देख लेते हैं वो भी, फिलहाल तो अभी पहले इससे देख लेते हैं। अच्छा, जब ऐसे करोगे तो क्या बन गया? एन डबल बॉन्ड एन, इस पे माइनस, डबल बॉन्ड एन इस पे माइनस, और इस पे इधर और इधर दोनों तरफ से गया तो -1n+2 मिला के कितना हुआ? प्लस। यानी यही जो मैं आपको समझा रहा था, यही स्ट्रक्चर N3- का स्ट्रक्चर ही। अच्छा, इसका एक और स्ट्रक्चर है, पता है कौन सा? वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना सकता हूँ, और इसके बीच में मैं सिंगल बॉन्ड बना के -2 चार्ज डाल दूं। 2 4 5 होते हैं, दो और आगे तो कितना हो गया? 7। एक इसने शेयर कर लिया तो कितना मिल गया इसको? 8। ओके ना? सो दीज टू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एवरीवन। इक्विवेलेंट नहीं है ये, जैसे इसके पहले वाला क्या हो रहा था, जिसको शिवांश बोल रहा था कि सेम है सर, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बट दे आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट देखो अलग अलग। अच्छा, यहाँ पे एक मैं भूल गया, यहाँ प्लस चार्ज रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ओके, अब को भी सर ट्राई करके देखें, अगर वहां से हम यहाँ पहुंच पाते हैं तो देखते हैं। हमने देखा था कि भाई हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन थे विद अ नेगेटिव चार्ज ऑन दिस। अब ये बनाने का मतलब कि एक के साथ शेयरिंग करनी पड़ रही है। वेट वेट वेट, यहां से पहुंचने में दिक्कत आएगी। कॉमन शेयरिंग से तो नहीं हो पाएगा, कॉमन शेयरिंग से तो कोई चांस ही नहीं है। नहीं, वो तभी है जब आप इसको पहले 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन में नहीं दे सकते हो, यूजलेस हो जाएगा वो। दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ इट। ओके, ये फॉर्म पहुंचना बहुत मुश्किल है आपके लिए भी। ये आपको ऑर्गेनिक में एक रेजोनेंस टॉपिक है, उसको पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा क्लैरिटी आएगा कि नॉन इक्विवेलेंट भी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आपको जो बताया है ना, सबसे आसान रेजोनेंस के एग्जांपल्स बताए, जिसको देख के एक बारी में ही क्लियर हो जाए कि इसमें करना क्या है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज नॉट वेरी इजी वन। ओके, यहाँ पे कहानी कुछ है, इसको हम लोग सीखेंगे कब? जब हम लोग ऑर्गेनिक में पहुंचेंगे। अभी उतना दूर नहीं जाना है, बस आप बना लो अपने नोटबुक में। यहाँ तक पहुंचोगे नहीं, आप पहुंच गए तो आपका मिरेकल है। इसको इस तरीके से तो नहीं पहुंच पाओगे। एक और तरीका है सोचने का, कि मैं एक काम करूं, इसको ऐसे समझ लो कि N3- इज फॉर्म बाई व्हेन N2 इज कंबाइनिंग विद N-। कांट आई डू दैट? 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, तो माइनस चार्ज है। व्हेन N2 इज कंबाइनिंग विद N-। भाई N2 तो स्पीशीज होता है ना, N- के साथ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? N3-1। अरे बोलो यार, अब बताओ इसको कितने चाहिए? बस दे दो डेटिव बॉन्ड, पहुंच गए ना। यहाँ देखो, ये -2 और इस पे +1, एक लाइन में पहुंच गए। ये वाले स्ट्रक्चर में, so this is also the structure, this is also the structure of N3-, both of them, and both of them are resonating structures. Okay, नहीं तो इसका कंप्लीट कहाँ हुआ बेटा? डबल बॉन्ड से कहाँ कंप्लीट होता है?
उसको भूख कितने की लगी है? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तुमने 2 ही दिया है, 7 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते ना, अनलेस इट इज इस वाले किनारे वाले की देखना, इसके पास 5 थे, अब कितने हैं? 2 4 6 और 1 7। आया समझ में? हाँ, किसके? कहा तीसरा कौन सा है? -2। अच्छा, तुम ये बोल रहे हो कि एरो में ही रहने दो, ये बोल रहे हो? नहीं, मैंने बोला एरो लगाना या नहीं लगाने पे ये लिखना, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है? गॉट इट? हेडिंग डालो फॉर्मल चार्ज। देखो, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम is calculated by formal charge on an atom is calculated by Fc is equal to valence electron minus shared electron by 2 minus unshared electron. V valence electron on neutral atom total shared electron unshared electron. अब देखो, ये टॉपिक बस ऐसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, कायदे से हमने इसका काम पहले ही कर लिया, सिर्फ नोट्स बनवा रहा हूँ। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि ओजोन का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो, ये पहला मॉलिक्यूल था जहां से हमने डेटिव बॉन्ड स्टार्ट किया था, तो एक को डेटिव बॉन्ड देना पड़ता है। फिर मैंने बोला कि यार इसको ना इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर में यहाँ माइनस, इस पे प्लस डाल दो, यही ना? तो ये जो चार्जेस डाल रहे हैं ना अपने मन से, वो रटवा रहा था जो, वो यहाँ से निकल के आता है। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, अब मुझे मान लो ये ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3, मान लो इन तीनों पे फॉर्मल चार्ज चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा? फॉर्मूला लगा, फॉर O1 फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, बताओ फर्स्ट ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं आना चाहिए ना, साफ दिख रहा है क्योंकि इसने नॉर्मल शेयरिंग करी है, तो देखो 0 आएगा। बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन में? 6 माइनस कितने शेयर्ड हुए हैं? गिन लो, 1 2 3 4, जितने बॉन्ड उतना इंटू 2, उतनी शेयरिंग हुई, 4/2 माइनस अनशेयर्ड कितने बचे? 2 and 4। देख तो 0 आया क्या? आना भी चाहिए। फॉर O नंबर 2 फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, उस पर कितना आना चाहिए? +1। चेक करके देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं न्यूट्रल एटम पे? 6 ऑक्सीजन पे। शेयर्ड कितने हैं? तो इसने इधर भी शेयर किया, इधर भी शेयर किया, 6 इलेक्ट्रॉन, 6/2। अनशेयर्ड कितने बचे? 2। निकाल तो कितना आ रहा है? +1 आ रहा है। और O3 देख, -1 आना चाहिए। चेक करते हैं, बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने न्यूट्रल पे हैं? 6 माइनस अनशेयर्ड, सॉरी शेयर्ड 2, अनशेयर्ड ध्यान देना, इसके पूरे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड है और शेयर्ड सिर्फ 2 हैं इनके बीच में। अरे शेयर्ड बाई 2 अगर नहीं करना है तो नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाई दैट एटम, शेयर्ड बाई 2 क्या है? बॉन्ड ही तो है। S/2, 2 इलेक्ट्रॉन बाई 2 करोगे तो बॉन्ड एक ही आ रहा है ना, तो आप शेयर्ड बाई 2 को बॉन्ड से भी समझ सकते हो, कितने बॉन्ड उसने बना रखे हैं।
जैसे इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2। तो ये याद करो इसके शेयर्ड कितने आए थे? 4/2, 2 ही आ रहा है ना। इसके शेयर्ड कितने आए थे? 6/2, 3 आए थे, तो 1 2 3। तो आप समझने के लिए ऐसे कर लो, एग्जाम में कभी आएगा तो लिखना ऐसे ही पड़ेगा, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। रणवीर राज, फॉर्मल चार्ज समझ में आया? क्वेश्चन लिखो एक। हाँ पूरा लिखने हैं। करें क्वेश्चन करें। चलो बेटा देखते हैं। ओके देखो, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं, ध्यान से देखो। इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। साइनाइड इज दिस स्ट्रक्चर बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड है। ये साइनाइड का स्ट्रक्चर है। इसका
और एक होता है आइसोसाइनाइड। ओके, आइसोसाइनाइड क्या होता है, यहाँ CH3 ये N साइड से जुड़ गया, अब यहाँ कार्बन है। कैन यू शो मी द बॉन्डिंग हियर? इट इज NC। शो मी द बॉन्डिंग हियर and also calculate the formal charge on nitrogen and carbon. Show the bonding of isocyanide, do it, and calculate the formal charge on nitrogen and carbon. जल्दी करो। हाँ, get the formal charge of nitrogen and carbon. कर लिया सभी लोगों ने? ओके, आइए देखते हैं। आओ देखते हैं बेटा। एक बात बताओ, इजी था ना ये? बता, नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक तो ऑलरेडी शेयर कर लिया है, तो जो बचे हैं वो इधर 2 हैं। कार्बन के पास कितने हैं? 4। अच्छा, ये 2 ले लिया तो नाइट्रोजन का स्टोरी कंप्लीट है। तो नेक्स्ट थिंग इज दैट इट कैन डोनेट थ्रू डेटिव बॉन्ड। यस और नो? So now you can calculate the formal charge. You will get that N पे +1 and कार्बन पे यही आया होगा, करके देख लो। आया है ना? ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज जो हम ऑलरेडी लगाते आए हैं, प्रैक्टिस में है, बस उसको कैलकुलेट कैसे करना है वो मैंने आपको दिखा दिया। सभी को क्लियर है? ग्रेट बेटा। हाँ बता। तभी फॉर्मल चार्ज लगाना है। हाँ, लाइन वो नॉर्मल बॉन्ड की तरह, एरो हटाते तो नॉर्मल स्टिक की तरह लगा देते हैं, नॉर्मल बॉन्ड की तरह। ठीक है? तो बेटा आपको देखो, जितने स्ट्रक्चर हैं मोस्ट ऑफ देम आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाओ कुछ थोड़े अलग से जो स्ट्रक्चर हैं जिसमें बहुत सारे एटम इन्वॉल्व हो जाएं, उन सबको देख लेते हैं, विच आर नॉट द एसिड्स। जैसे एक नाम आता है P4, P4O6, P4O10। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको बना के ही याद करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो देखो P4 का स्ट्रक्चर सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। P4 का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें फास्फोरस 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 4 ऐसे बना लो, और उसके बाद इन चारों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। अभी भी इसका कंप्लीट नहीं हुआ ऑक्टेट। दिस इज P4 एवरीवन। अब लग रहा होगा सर क्या कुछ भी डायग्राम बनाए जा रहे हो, ये क्या है? मतलब ये थोड़ा समझाता हूँ, देखो ये क्या है ना गाइस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू
This molecule itself is very, very interesting. Will you help me? No? What's that? आओ मैं समझाता हूँ ये P4 है कैसे। नहीं, पहले ऐसे ही समझा देता हूँ, पहले तो खुद से दिमाग चलाओ। देखो ये ऐसा है बेटा, देखो ये कुछ ऐसा है कि जैसे 3 फास्फोरस एक ट्रायंगल में जुड़े हो और चौथा फास्फोरस टॉप पे आकर के इनसे भी कनेक्टेड है, इनसे भी कनेक्टेड है और इनसे भी कनेक्टेड है। मतलब एक तरह का ये क्या बन रहा है, पिरामिड बन रहा है। बिल्कुल सही बोले आप। ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाना हो तो अब आप मेरे ख्याल से देख ही चुके हो, तो ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है। करो यार हेल्प, देख रहे हो तुम। पकड़ या खुदा, मदद करो यार। चलो कर बैलेंस। नाउ दिस इज पी, ये है भारी ज्यादा हो गया खाना खा खा के ये सब। आ जाए इस पे लगा, इस पे लगा, ऐसे ऐसे ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल यहाँ से यहाँ। हाँ नाउ दिस इज P4 गाइस, ओके। नहीं दिख रहा है, ये लो देख। अब ये पूरा नीचे वाला भी गिरा ही देगा, इसको पकड़ के रखना ना। आ जा तू स्टेज पे, आ जा, आ जा। इसको पकड़ ले अच्छे से, यहाँ पे दोनों को सपोर्ट कर। हाँ गुड। नाउ दिस इज व्हाट P4 इज एवरीवन। थोड़ा इसको ढंग से बैलेंस करेगा, धक्का क्यों दे रहे हैं। दिस इज P4 गाइस, ओके। साइड से दिखाओ, सर पलट के दिखाओ बेटा। ठीक है, so this is how the P4 structure looks like, okay? Now coming to the next thing, P4O6 बनाना हो तो क्या करना है? तो बड़ा आसान है। एक्चुअली मैंने आपको बोला था 3 मेंबर्ड रिंग बड़े अनस्टेबल होते हैं, ये सुनो बताया था। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे तरीके थे नहीं ड्रॉ करने के, इसलिए P4 का यही साइक्लिक स्ट्रक्चर आता है। इसको बोलते हैं व्हाइट फॉस्फोरस। क्या नाम है इसका? फॉस्फोरस के बहुत सारे एलोट्रॉप है दुनिया के अंदर, उनमें से ये एक है जिसको व्हाइट फॉस्फोरस बोलते हैं, P4, ओके। अब तुम अगर ध्यान से देखो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, जोड़ के बताओ तो। 6 है ना, वेरी गुड। इसलिए बोल रहा था कि अब आप समझोगे कि जो P4O6 का स्ट्रक्चर है उसमें हर सिग्मा बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन घुस जाता है, ये ट्रैप हो जाता है। इससे जो इनका एंगुलर स्ट्रेन था ना वो ठीक हो जाता है। दिस इज हाउ P4O6 शुड बी ड्रॉन, है ना। मतलब ये जो सिंगल सिंगल बॉन्ड थे इन सभी में एक एक ऑक्सीजन इंसर्ट कर दो, यही हो गया। अब ये देखने में अजीब सा लग रहा है ना, इसलिए मैंने उसको थोड़ा हल्का हल्का सा बेंड करा दिया है। हर ऑक्सीजन के अबाउट थोड़ी बेंडिंग होती है, इसलिए स्ट्रेट नहीं जोड़ा है। तो बेसिकली इन एवरी PP सिग्मा बॉन्ड 6 ऑक्सीजन आर इंसर्टेड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O6 माय डियर। और इसी फॉर्म को किताबों में P2O3 के फॉर्म में लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो। इट इज जस्ट द एम्पिरिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंपलेस्ट रेशियो लिया हुआ। व्हाइट फॉस्फोरस P4O6 फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड, इसके हिसाब से ट्राइऑक्साइड है, एम्पिरिकल के हिसाब से। एक्चुअली ये हेक्सॉक्साइड, टेट्रा फॉस्फोरस हेक्सॉक्साइड। हाँ बोलो, वो भी चलेगा। ओके गॉट इट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस पे कोई फॉर्मल चार्ज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोई डेटिव बॉन्ड। चेक कर लो, आपको अगर कुछ डाउट हो चेक करो। फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। कितने शेयर्ड है? 2 4 6/2। अनशेयर्ड कितने हैं? 2। जोड़ लो तो 5 माइनस आना चाहिए। कभी नहीं आएगा बेटा, कभी नहीं आएगा। लिख के रख लो जो मैं बोल रहा हूँ। P4O6। नाउ कमिंग टू P4O10। अब कॉमन सेंस लगाओ, क्या करना पड़ेगा? क्या करें? अरे सिमेट्री से सोचो ना, क्या करें? आप सब जगह पे डबल बॉन्ड ओ डाल देते हैं एक्स्ट्रा,
और बाकी जो पहले वाली कहानी थी उसको ऐसे ही रहने दो। नाउ दिस इज P4O10। अब कहोगे सर इसमें ऑक्टेट तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया यार, क्या प्रॉब्लम है, फास्फोरस कैन अकोमोडेट। थर्ड पीरियड का। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, इनफैक्ट पता है इसी को अगर आप पानी में डाल दो, P4O10 को वाटर में डिसॉल्व कर दो, फ्रॉम देयर यू गेट H3PO4 आफ्टर हाइड्रोलिसिस। यहीं से आता है, तभी तो देखो कोर स्ट्रक्चर सेम रहता है, P डबल बॉन्ड O, OH OH OH, तीन मिलते हैं ना उसमें, यहीं से आता है वो, चार चार ऐसे H3PO4 में ब्रेक डाउन कर जाएगा। अच्छा देखो, ये मैंने आपको बताया स्टार्टिंग P4O6, ये सॉरी P4 था, P4 के बाद यही ऑप्शन ला दिया P4O6, P4O10 मैंने दिखा दिया। बीच में कभी आ जाए P4O7 बताओ, 8 बताओ, 9 बताओ, नहीं बता लोगे। अरे जितना ऑक्सीजन बढ़ाएगा उतना यहाँ डबल बॉन्ड डालते जाओगे। तो फर्स्ट स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों क्लियर कर दिया ऐसे। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, कितने सिग्मा कितने पाई, कितने सिग्मा और कितने पाई हैं, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम। हाँ 16 सिग्मा इसमें, देख लो यार। उसमें देखो पहले कितने थे हमारे पास, 6 थे, तभी तो ऑक्सीजन आया था। ऑक्सीजन आते ही दो दो पार्ट में बट गए तो 12 हो गए, और ये किनारे किनारे 4 हैं तो 16 हो गए। मतलब मैं बिना उसको देखे बता रहा हूँ। 16 आप काउंट करोगे 16 मिलेगा, 16 सिग्मा एंड 4 पाई इज देयर। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है क्या? वेरी गुड बेटा, इज सो स्वीट यार। हो गया? और कोई स्ट्रक्चर जो आपको लग रहा हो कि ऐसा है, दोबारा ट्राई करना। इट इज कौन सा बता, एग्जीक्यूटिव आसान है यार, ये करेगा हो जाएगा। नहीं कुछ नहीं, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था इसमें। जेनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? चलो बेटा XeO2 F2 देख लेते हैं, ठीक है। जेनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2। ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2। फ्लोरीन को कितना चाहिए? 1 एंड 1 हो गया XeO2। क्या दिक्कत? सेंटर का ध्यान ही नहीं रखना है हमें, तो किनारे वालों का ध्यान रखना है, सेंटर के सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। ये सेकंड पीरियड का होता तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, बट है नहीं। अच्छा कुछ देख रहे हो मजेदार चीज? जेनॉन भी कंपाउंड बना रहा है, इट डू फॉर्म कंपाउंड, जेनॉन फॉर्म्स कंपाउंड, XeO2 F2, XeF6, लेकिन जेनॉन सिर्फ दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से बनाता है, एक है ऑक्सीजन और दूसरा है, सिर्फ उनसे ही कंपाउंड बनाता है। इसका ऐसे कंपाउंड नहीं मिलेंगे कि XeH2 ऐसे सब नहीं मिलते। ओके, जेनॉन के फ्लोराइड्स भी मिलते हैं, ये सब मिलते हैं। क्या सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया बेटा? अब मैं आगे बढ़ता हूं, बहुत स्ट्रक्चर पे हम लोगों ने खेल लिया, अब थोड़ा आगे बढ़ना है। एंड हमने एक ड्रॉबैक आपको लिखवाया था बॉन्ड स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर या ऑक्टेट रूल का। क्या था ड्रॉबैक, आपको याद है? यस, ये बॉन्ड एंगल एंड स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताता है। तो बॉन्ड एंगल एंड स्ट्रक्चर जानने के लिए हम अगली थियरी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसका नाम है VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। हेडिंग डालो, VSEPR थियरी, वेस्पर बोलते हैं जिसको। VSEPR वेस्पर फुल फॉर्म क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। वेस्पर थियरी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वेस्पर थियरी। ओके, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन
पेयर रिपल्शन थियरी। चले डिस्कस किया जाए। अब देखिए ये क्या है थियरी, किसके बारे में बताता है, तो ये बताता है सेंट्रल एटम के अराउंड लोन पेयर एंड जो साइड एटम्स हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं, उनकी ज्योमेट्री क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में बताते हैं। लिखो, वेस्पर थियरी is about the arrangement of lone pair and side atoms around central atom. Whisper theory tells about the arrangement. कौन सा अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं? अरेंजमेंट इन स्पेस. ओके ओके, so arrangement of lone pair. Whisper theory tells about arrangement of the lone pair and side atoms around central atom in space. Around central atom in space. या एक लाइन में बोला जाए तो वेस्पर थियरी टेल्स अबाउट ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. लिखो, और वेस्पर थियरी टेल्स अबाउट ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. समझ में आया? हाँ, अब देखो, तो मैं इसमें दो केसेस लेके चलता हूं बेटा, ठीक है. जो हमारा सबसे पहला केस होने वाला है वो है जहां पे हम ये मान के चलेंगे कि सेंट्रल एटम पे कहीं कोई लोन पेयर नहीं. हमने ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल बनाए हैं जहां पे सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं था, बनाया है ना. तो हम पहला वो केस लेके चलेंगे. दूसरा, अगर लोन पेयर आ गया तो कैसे सोचना है उसके बारे में, ठीक है. तो लिखो, पहला लिखो, वेस्पर थियरी फॉर molecules where there is no lone pair on central atom. Whisper theory for the molecule where there is no lone pair on central atom. No lone pair on the central atom, है ना. तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे सिंपलेस्ट केस लेके चलता हूं कि सेंटर पे एक एटम और किनारे वाले जितने एटम हैं वो आइडेंटिकल हैं. वो बदलेंगे तो देखेंगे क्या कहानी होता है, बट अभी ये मान के चलना है सारे के सारे कैसे हैं, आइडेंटिकल. इज दैट क्लियर? तो आ जाओ, मैं पहला एग्जांपल लेके चलता हूं. सबसे पहले समझ लो, फिर टेबल बनाएंगे इसका, ठीक है. AB2 सबसे सिंपल. क्यों नहीं AB ले रहा हूं, क्योंकि यार दो एटम तो हमेशा एक लाइन में ही रहेंगे. A एंड B कहीं पे भी बना लो, इनको जोड़ के तो एक लाइन ही बनता है. सो टू एटम इज ऑलवेज लीनियर. डायटोमिक मॉलिक्यूल इज ऑलवेज. ट्राई एटॉमिक में हमारे पास कहानी हो सकती है, जैसे SO2 क्या होता है, बेंट, जबकि CO2 क्या होता है, लीनियर. अब ये कैसे होता है यही देखना है इस पूरे कहानी में, ठीक है. तो अभी हम ये केस लेके चल रहे हैं, नॉट दिस वन. तो AB2 हम देखते हैं कैसा होगा. एक बात बताओ, AB2 है तो हम किस बात का ध्यान रखें. बड़ा सिंपल है. देखो, अगर आप इसके वर्ड्स को डिकोड करो ना तो भी आपको समझ आ जाएगा. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. कहने का मतलब कि जो ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की डिसाइड होती है वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को देख करके होती है. और ये कोई बड़ी बात नहीं है. एक बात बताओ, मैं बोलूं दो बॉन्ड बने हैं बी से, एक इधर और एक इधर. अब मुझे बताओ, आपके हिसाब से मैं इसको एक सीधी लाइन में रखूं, लीनियर, या बेंट करके रखूं. तो आप क्या सोचोगे, बोलोगे सर एक बात बताओ, ये जो बॉन्ड है ये कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो है. अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो इनमें रिपल्शन होगा. ये रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए मॉलिक्यूल अपने किनारे वाले एटम्स को जितना दूर हो सके उतना दूर रखने की कोशिश करेगा. तो बताओ ये मैक्सिमम दूर कब हो सकते हैं, जब ये बिल्कुल एग्जैक्टली. दैट्स व्हाई इफ देयर इज नो लोन पेयर एंड टू एटम्स आर देयर ऑन साइड,
इट मस्ट बी लीनियर। समझ आया? तो दो एटम हुए तो कैसा हो जाएगा? लीनियर। ये करेक्ट है, ये गलत है। तीन हुए तो AB3 ले लिया। तो कहोगे सर क्या मैं ऐसे कर लूं? बिल्कुल नहीं यार, इन सबको दूर, जितना दूर हो सके उतना। तो एंगुलर डिस्टेंस अगर तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो तो पूरा एंगुलर डिस्टेंस कितना है? 360 डिग्री, 360। 360 डिग्री में अगर तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। तो बस ये बन गया 120 का। एंगल कितना है? एग्जैक्टली 120 डिग्री। और इस अरेंजमेंट में अगर किनारे वाले एटम्स को ऐसे डॉटेड लाइन से जोड़ दिया जाए तो ये एक ट्रायंगल दिखता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, क्योंकि ट्रायंगल एक प्लेन में होता है। सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्राइगोनल। कुछ नोट मत करना, अभी सुनो ध्यान से, टेबल बनवा दूंगा, नोट कर लेना, पहले समझो कैसे आता है। अब अगर मैं बोलूं कि AB4 है, किनारे वाले आइटम कितने बढ़ गए? 4। अब 4 बढ़ गए तो मजे की बात है कि सर हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि सबसे दूर, अगर ये तो गलत है, ये सही है ना, सबसे दूर की बात किया जाए तो ऐसे ही लग रहा है हमें कि इनमें सर 90-90 बना दो सारी को। भाई 90 डिग्री से तो दूर नहीं दिख रहे हैं ना। तो आंसर है, आप अगर 2 डायमेंशनल यानी प्लेनर बनाओगे तो सबसे दूर यही स्ट्रक्चर है और इसको स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। लेकिन अगर वो 3 डायमेंशन में चले जाओगे ना तो टेट्राहेड्रल विल फॉर्म। 4 बॉन्ड लेते हुए टेट्राहेड्रल का जो एंगल होता है वो सबसे ज्यादा होता है। एंड माय डियर, दिस इज टेट्राहेड्रल व्हिच आई एम शोइंग। ओके, अब दिस इज टेट्राहेड्रल। आप इस टेट्राहेड्रल में ध्यान से देखो, ये एंगल 90 से भी ज्यादा है। दिस इज 109 डिग्री 28 मिनट। अब टेट्राहेड्रल नाम क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा कि इनके पॉइंट्स को जोड़ करके जब आप एक डायग्राम बनाओगे तो दैट will have 4 faces, one face, third and नीचे से 4 faces। A geometry which have 4 faces and 3 dimensional is termed as, ये पूरा सिमेट्रिकल है, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसके फेसेस। और इसमें जो एंगल आता है बॉन्ड का वो आता है 109 डिग्री 28 मिनट, एकदम परफेक्ट। दिस इज प्रॉपर अरेंजमेंट। तो कहोगे क्या सर स्क्वायर प्लेनर कभी पॉसिबल नहीं है? होता है बेटा स्क्वायर प्लेनर, लेकिन स्क्वायर प्लेनर से ज्यादा स्टेबल ये है। फिर कहोगे जब यही ज्यादा स्टेबल है तो हर बार यही बनना चाहिए, ये क्यों बनेगा? तो इसमें कुछ कंडीशन होते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप का, ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग का, सॉरी, उसके वजह से ये भी बनता है। लेकिन अभी आपको ये नहीं दिखाई देगा। ये कब दिखाई देगा पता है? जब डी ब्लॉक वाले सेंट्रल मेटल होने लगेंगे तब। अभी तक हम पता है केमिस्ट्री किसकी पढ़ रहे हैं? एस एंड पी का। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक से मिले जुले कंपाउंड जितने भी। डी को हमने चुपचाप साइडलाइन कर दिया है, उसको हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। चैप्टर ही है उसके लिए डेडिकेटेड, डी एंड एफ ब्लॉक। एंड उसके बाद एक उसी से आगे थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये दोनों जब पढ़ लोगे तब तुम्हें डी ब्लॉक की भी बॉन्डिंग समझ में आ जाएगी। अभी हम किसकी पढ़ रहे हैं? एस एंड पी ब्लॉक की बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एस एंड पी में यही बनने वाला है टेट्राहेड्रल। ये नहीं मिलेगा आपको। तो स्क्वायर प्लेनर से ज्यादा कौन सा होता है? टेट्राहेड्रल। एंड टेट्राहेड्रल देखो बनाने का एक तरीका है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है, ये 2D नहीं है। कैसे बनाए इसको? तो बोलते हैं इसको बनाने के लिए आप पहले तो प्लेन डिसाइड करो। जैसे मान लो मैंने ये बॉन्ड ले लिया ना, देखो एक पीछे छुप गया, तो मैं अब इसको ऐसे हाइड कर लेता हूँ। ओके ओके, थोड़ा साइड। अब मैं क्या करूंगा, इसको और इसको लेते हुए एक प्लेन ड्रॉ करूंगा। जब प्लेन ड्रॉ करूंगा मतलब एक प्लेन बनाऊंगा, तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड हमारे प्लेन में आ गए। मैं इधर से आया था, ऐसे देखो, हाँ। इनको इनको लेते हुए मैंने प्लेन बनाया, एक प्लेन आ गया। अब ये हमारा अंदर चला गया, जो आपको ऐसे दिख रहा है, ये हमारा प्लेन के अंदर और ये प्लेन के, तो देख ये दोनों बॉन्ड प्लेन में, एक अंदर एक बाहर। तो अंदर बाहर को दिखाने का वेज डैश रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं, या फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन या फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। क्या दिख रहा है ये?
तो दिस इज टेट्राहेड्रल माय डियर, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। गॉट इट? तो ये बॉन्ड जो सॉलिड ऐसे बना हुआ है, वेज इसको बोलते हैं। वेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब बॉन्ड इज पॉइंटेड आउट ऑफ द प्लेन। एंड दिस वन, विच वन? ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं डैश, पॉइंटेड इनसाइड। एंड ये जो लाइन है, ये एंड ये इन द प्लेन, प्रेजेंट इन द प्लेन, ये प्लेन में ही। तो यही तो मैंने बोला था कि ऐसे बनाओ, यहां से प्लेन लेके जाओगे तो ये दोनों प्लेन में दिखेंगे, तो इसलिए यहां पे एंगल एकदम प्रिसाइज दिखना चाहिए, 109 डिग्री। होता सारे एंगल वही है, सारे एंगल ही वही है, लेकिन ये दोनों हम देख पा रहे हैं प्लेन में, ये नहीं देख पा रहे हैं। देखो आगे पीछे ढक गया ना, तो इनके बीच का एंगल तुम्हें कुछ और लग रहा होगा, बट इनके बीच का भी एंगल देखने के लिए ऐसे देखना पड़ेगा। सो इट्स अ 3 डायमेंशनल डायग्राम। इसको आप ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे नहीं बना सकते, दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इसमें सब 90 दिख रहे हैं, तो ऐसे बनाना पड़ेगा। दिस इज अ टेट्राहेड्रल। कौन सा स्ट्रक्चर है ये? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सबको समझ में आ रहा है? तो दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये कब बन रहा है? AB4 पे बन रहा है ना। चलो फिर से शुरू होते हैं। AB2 पे, AB2 पे कैसा आएगा? बोलो बेटा, AB2 पे कैसा आएगा? अरे हाँ बच्चों, चलो अभी सुनो ध्यान से। आइए प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपको क्या समझा रहा था, देखो ध्यान से। अगर दो दो बॉन्ड है किनारे किनारे, तो लीनियर होगा, क्योंकि रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए इसको दूर से दूर रखना पड़ेगा, तो उसको 180 तक हमें लेके जाना पड़ेगा। 3 हुए तो ट्राइगोनल प्लेनर, 120 121, क्योंकि यहाँ पे नजदीक है, यहाँ रिपल्शन होगा किसके बीच में? हाँ जी, इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहाँ पे हैं, जो बॉन्ड पेयर हैं, उनके बीच में रिपल्शन होगा। इज दैट?
क्या हुआ बोलना? अब बना के तो दिखा कोई ऐसा जिसमें 120 से ज्यादा एंगल बन जाए, बना के दिखाना तुम मुझे, ठीक है, फिर मैं बात करूंगा। आगे बढ़े हम लोग, AB4 में देखते हैं। AB4 में देखें तो 4 का मैंने क्या समझाया, स्क्वायर प्लेनर को देखो ध्यान से, इसमें 90 डिग्री एंगल है, जबकि अगर तू 3 डायमेंशन में बनाएगा तो इसमें एंगल कितना है, 109 डिग्री। और ये टेट्राहेड्रल मैंने आपको समझाया, जिसमें ये दोनों बॉन्ड प्लेन के अंदर है और ये प्लेन के, सॉरी ये प्लेन में ही है और ये डैश वाला जो था प्लेन के अंदर था और ये बाहर, जिसका रिप्रेजेंटेशन मैंने अभी आपको दिखाया था। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन आता है सर मॉलिक्यूल्स तो और भी बनते हैं जिसमें साइड एटम 5 भी आ जाते हैं, साइड एटम 6 भी आ जाते हैं, साइड एटम 7 भी आ जाते हैं। ये सब बड़े आसान केसेस है, 5, 6 एंड 7 वाले केसेस बहुत आसान है। AB5 कैसे बनेगा? तो AB5 के लिए बोलते हैं सब 3D वाले हैं, कोई प्लेनर नहीं बनेगा, क्योंकि आप प्लेनर बनाओगे तो देखो 4 में ही एंगल 90 डिग्री हो गया, 5 लेके आओगे पेंटागन बनाओगे तो उसके अंदर एंगल और कम हो जाएगा, 360/5। तो देखो 5 के केस में कैसे बनता है, इट इज जस्ट लाइक दिस, यू ड्रॉ अ ट्रायंगल, सेंटर में आप ए रखो, ये ट्रायंगल बनाओ, एक बॉन्ड को ऊपर और एक बॉन्ड को नीचे की तरफ लेके जाओगे, दिस इज दैट स्ट्रक्चर विच आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस वन। गेटिंग माय पॉइंट? अब आप इनके पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ऊपर वाले पॉइंट्स को यहां ज्वाइन करो किनारे किनारे, एक पिरामिड बन रहा है, उसका बेस कैसा है, ट्रायंगुलर। अच्छा नीचे भी एक पिरामिड बन जाएगा, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। आसान है नहीं? तो AB5 जब बनता है तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, एक ऊपर और एक नीचे। ये देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, अगर ये प्लेन में ले लिया तो यहाँ B, यहाँ A, ये सारे B। क्या आपको समझ में आ रहा है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ये स्ट्रक्चर है। कब बनेगा? जब सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं और किनारे 5 एटम दिखाई दे रहे हो। कोई एग्जांपल, PCl5, फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, क्लोरीन को कितना चाहिए, 1, कितने क्लोरीन है, 5, 5 ले गए, कोई नहीं बचा, साइड में 5 है, उसका ऐसा होता है। समझ में आया? एंगल, अब तुम देखो एंगल कौन कौन से दिख रहे हैं, कितने लोग बोल रहे हैं, एक तो ट्रायंगल वाला जो एंगल है उसको 120, और यहां का एंगल कितना है, तो एडजेसेंट ये, और सबसे दूर वाला एंगल 180 भी। समझ में आ रहा है? जनरली एडजेसेंट एंगल ही पूछा जाता है, तो 90 एंड 120। अच्छा इन पोजीशन आइडेंटिकल नहीं है, देखना ये पोजीशन अलग है क्योंकि यहाँ 120 का एंगल है, और ये वाला पोजीशन अलग है, तो इसलिए इनके नाम भी रखे गए हैं। तो ये जो ट्रायंगुलर पोजीशन है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, क्या बोलते हैं, और ये जो ऊपर नीचे वाला बॉन्ड है इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड। क्या है? These are equatorial bonds and up and down is axial, just like an axis. Rotate about this. Okay. So axial and equatorial, ये वर्ड कहाँ आया पहली बार, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर में। कौन सा स्ट्रक्चर है ये, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब अगर मैं आपको डॉटेड डायग्राम से दिखाऊं तो ऐसा है, ये एक पिरामिड बना ऊपर, ऐसे एक नीचे पिरामिड बनेगा, एंड इसका नाम क्या है, बाई पिरामिडल। सबको क्लियर है बेटा? ओके। ये कब बन रहा है हमारे पास, जब हमारे पास AB5। अब क्वेश्चन आता है 6 क्या होगा, तो वही यार ट्रायंगल को क्या बना दो, स्क्वायर। ट्रायंगल को क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे की तरफ, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे की तरफ, दिस इज स्क्वायर बाई पिरामिडल। लेकिन इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल उतना पॉपुलर नाम नहीं है, इसका पॉपुलर नाम है ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं, वाई ऑक्टाहेड्रल, 8 फेसेस आर देयर। देखना सारे ट्रायंगल हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, और 8 फेसेस, 4 अबव, इन दो पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर एक बना, इधर दूसरा, इधर तीसरा, इधर चौथा, ऐसे ही 4 ऊपर 4 नीचे, 8 फेसेस हुए। ज्योमेट्री हैविंग 8 फेसेस, 8 ट्रायंगुलर फेसेस इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है सबके सब ऑक्टाहेड्रल। बोलने के लिए स्क्वायर बाई पिरामिडल भी चलता, लेकिन ऑक्टाहेड्रल ही बोलते हैं इसको। गॉट इट? बॉन्ड एंगल यहां देखो, सारे 90, यहां वाले भी 90,
ऊपर नीचे वाले भी 90, सिर्फ सबसे दूर वाला 180 का। ये सुनो, सो 90 वाले अरेंजमेंट भी आ गए आपको। और क्या इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल वर्ड बोलना सही है? नहीं, क्योंकि यहाँ सब आइडेंटिकल है। अब ऐसे बनाओ, देखो ये स्क्वायर हो गया, ऐसे बनाओ, देखो ये स्क्वायर हो गया, सब स्क्वायर। तो बेस कैसे भी करोगे, दिस इज वेरी रेगुलर एंड सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? 7 आ गया तो क्या करेंगे? तो ये जो आपने स्क्वायर बनाया इसको पेंटागन बनाओ। क्या करोगे? और कोई ऑप्शन नहीं है अभी, एक ऊपर और एक दो, खत्म हो गया मेरा मार्कर। एक ही दो क्यों? पेंटागोनल बाइपिरामिड, गॉट इट? इसमें एंगल बताओ, ये पास वाले 360/5 कितना आएगा? 72। ये वाला एंगल 90। सब समझदार हो यार तुम लोग, बहुत ब्रिलियंट हो, पता चलेगा टेस्ट में मुझे। ठीक, ओके, हो गया यहाँ तक? क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? तो ये 7 से ज्यादा केसेस बन सकते हैं क्या? हाँ जी सर, बनते हैं, लेकिन वो सब फिर एडवांस केमिस्ट्री की चीजें होती हैं जो हमारे 11th-12th लेवल पे नहीं है। एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर, प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर, ये सब भी आता है। कुछ ट्रेलर देने के लिए मैं इसे बता सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है तुम्हें। ऐसे बनते हैं यहाँ पे, ऊपर ऐसे करके 3-4 ऐसे, एक ऊपर प्रिज्म, एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर 8 जब आता है तब। लेकिन वो सब अभी हमारे कहीं दूर तक ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा जहां इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिले। तो 7 तक आता है। क्या 7 वाले का कोई एक मॉलिक्यूल बता सकते हो? दिमाग लगाओ, इतना तुमने लुईस स्ट्रक्चर बनाया है। यस, IF7 एब्सोल्युटली करेक्ट। आयोडीन के साथ 7 फ्लोराइड्स लग जाएं, आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब एक लेके चले जाएं तो कोई लोन पेयर नहीं बचेगा। एंड दैट हैव दैट ज्योमेट्री, बोलो, ऑक्टाहेड्रल। सॉरी, क्या बोल रहे हो यार? पेंटागोनल बाइपिरामिड। ये क्या? देखो, इसकी बात तो ऐसे सुन के लॉजिकल लग रही है, बट मैंने बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल फेसेस बन रहे हैं क्या? चेक करो, नहीं हो रहे। तो इक्विलेटरल बनते हैं किसमें? एक टेट्राहेड्रल में और एक ऑक्टाहेड्रल में, यही बनते हैं। तो इसलिए नाम वहीं पे है, इसलिए उसको आई एम जस्ट गेसिंग दिस, ओके? यू गाइस कैन वेरीफाई दैट विथ योर मैथमेटिकल, आई मीन फ्रॉम योर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वेदर इट इज ट्रू और नॉट। तो जो नाम है वो मैंने आपको बता दिए। सारे नाम क्लियर हो गए? बताओ, आंखें बंद करो सब लोग, ध्यान मुद्रा में आ जाओ जल्दी। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बस आप आंसर करते चलो। इमेजिन करो द मॉलिक्यूल एंड देन यू आंसर दैट। क्लोज योर आईज। ठीक है, जिसकी भी आंखें खुली दिखाई दी मैं इसको खड़ा कर दूंगा। ओके, चलो। नाउ टेल मी, इफ इट इज AB2, what will be the geometry? Linear. Bond angle 180 degree. If it is AB3, trigonal planar, what is the bond angle? 120 degree. Okay, if it is AB4, tetrahedral, दिमाग में स्क्वायर प्लेनर बना होगा पहले, नहीं बना? वेरी गुड। तो टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। देन कम्स AB5, ये एक ट्रायंगल और ऊपर एक बॉन्ड नीचे, और इस तरह से बनता है हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, इसके बाद AB6, एवरीवन, AB6 क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। AB7 क्या होगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एंगल 72 एंड 90। ओके, एंड ऑक्टाहेड्रल में सारे के सारे 90 हैं, सिर्फ दूर वाला 180 होता है। अच्छा, एक्सियल इक्वेटोरियल का वर्ड कहाँ यूज किया जा सकता है? 2 जगह, एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और एक पेंटागोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि ये दोनों थोड़े से अनसिमेट्रिकल एंगल ऑफ रिपल्शन रखते हैं। सो विद दिस एवरीवन,
We are done with the molecules which do not have lone pair on central atom. Now you can open your eyes. Okay. अच्छा, अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो बताता हूं कि ये चीज आपको नोट्स में नहीं बनवाऊंगा, ये नोट्स आपको एनसीईआरटी या फिर जो मैंने मॉड्यूल दिए हुए हैं वहां से ये टेबल कॉपी करना है, इसलिए मैं विजुलाइज कराने में आपको दिमाग में ज्यादा डाल रहा था कि कैसे सोचना है। इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू द केस नंबर 2, दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यहाँ पे आपका फोकस और ज्यादा चाहिए, ठीक है? एंड दैट इज द केस व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। उसके मैं कोशिश करता हूं जितने केसेस आज बता पाऊं आज बताओ, क्योंकि वो थोड़ा वास्ट है, और बाकी मैं कल वापस से इसको कवर करूंगा, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आप आज समझ गए तो आप आगे के पूरे मतलब केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ओपन हो जाएंगे आपके लिए, बहुत सारी चीजें आप इकट्ठे कर सकते हो, बॉन्ड एंगल हो गया, ये सब चीज आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है? तो नाउ आई एम गोइंग टू कंसिडर द केस नंबर 2 व्हेन देयर इज lone pair also on the central atom along with the side atoms. Okay, चलिए बेटा अब वो केस लेते, क्योंकि मॉलिक्यूल जब आप बनाओगे तो आपको ये टेंशन ना लेना पड़े यार लोन पेयर है तो कैसे सोचना है, नहीं है तो कैसे सोचना है। आई एम गोइंग टू डिस्कस द केस। अब देखो यहाँ पे आप एक टर्म ध्यान रखोगे, स्टेरिक नंबर। क्या बोलते हैं? स्टेरिक नंबर क्या होता है? इट इज इक्वल टू जितने साइड एटम है उनका सम। साइड एटम कितने? सम ऑफ साइड एटम एंड लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। क्योंकि देखो अरेंजमेंट सारा सेंट्रल एटम के ही चारों तरफ हो रहा है। सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर हैं और उससे जुड़े हुए कितने साइड एटम्स हैं, वहीं से आप डिसाइड करोगे। ये स्टेरिक नंबर है। स्टेरिक नंबर हम स्टार्ट करेंगे मिनिमम 2 से, और वो हमारा केस ऑलरेडी डिस्कस्ड है। जब हमारे पास कोई लोन पेयर ही ना हो, सिर्फ 2 साइड एटम हो विदाउट एनी लोन पेयर, दिस इज द केस ऑफ स्टेरिक नंबर 2। भाई ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये हमने कर लिया। अब अगर इसी में मैं बोलूं स्टेरिक नंबर 2 का एक और केस बन सकता है जब दोनों 1-1 हो जाए। अब 1-1 होने का मतलब क्या है कि एक पे 2 लोन पेयर और दूसरा सिर्फ एक ही एटम। जब एटम एक ही है इसके अलावा, तब तो हमेशा लीनियर होंगे। अब भाई ए बी हो, चाहे इसके बाद एक लोन पेयर हो, 2 3 हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, डाई एटॉमिक है, हमेशा लीनियर होगा, ठीक है? तो यानी स्टेरिक नंबर 2 हमारे काम का नहीं है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। अगर लोन पेयर नहीं हो तो लीनियर, लोन पेयर हो तो भी लीनियर। आता है अगला केस विच इज स्टेरिक नंबर 3। स्टेरिक नंबर 3, स्टेरिक नंबर 3 में 2 केसेस बनेंगे। साइड एटम हमारे 3 हो, लोन पेयर कुछ भी ना हो, या ये 2 हो, ये 1 हो, या एक और केस जो मैंने बताया साइड एटम एक ही हो। तो अगेन जब एक ही साइड एटम हो तो लीनियर है, तो मैं उस केस को हटा ही दे रहा हूं। हम लोग सिर्फ वो देखेंगे जहां पे कम से कम 2 साइड एटम है। तो अब 2 और 1 का कॉम्बिनेशन आए तो कैसे सोचना है? तो यहां पे देखो क्या बोलता है विस्पर थियरी, बोलता है कि देखो हमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इस तरीके से अरेंज करना है सच दैट मिनिमम पॉसिबल रिपल्शन हो। अब रिपल्शन क्योंकि यहां लोन पेयर भी आ गया, तो सारे आइडेंटिकल रिपल्शन नहीं होंगे बल्कि अलग अलग होंगे। तो उन्होंने बोला सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है लोन पेयर का। लोन पेयर रिपल्शन इज द मोस्ट पावरफुल, फॉलोड बाई लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एंड सबसे आखिर में आप देखना बॉन्ड पेयर। तो अभी तक हमारे पास जो भी था, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं H2O। तो ये देख 2 लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर है, इसको बॉन्ड पेयर, इसको बीपी बोलते हैं, इसको बीपी बोलते हैं, और ये एलपी, ये एलपी। तो लोन पेयर रिपल्शन सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि वो सेंटर के बड़े नजदीक होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल ज्यादा करते हैं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन उसके बाद, और सबसे कमजोर रिपल्शन किसका होता है? बॉन्ड पेयर का। इस ऑर्डर को ध्यान में रख करके हमें करना है ना? तो चलो अब हम शुरू करते हैं। हमारे पास स्टेरिक नंबर कितना है? 3 है, तो हम बनाएंगे कैसी ज्योमेट्री? AB2 विद 1 लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम A। इज दैट क्लियर? अब बनाना कैसे है इसको? तो बोलते हैं देख यार स्टेरिक नंबर 3 हो ना, तो तू ये मान के चल कि साइड में 3 एटम्स है, और 3 एटम से तो कैसे बनाते हैं? इस तरीके से बनाते हैं। सब अग्री करते हो? ऐसे ही बनाते हैं 3 एटम। लेकिन इन 3 में एक तो लोन पेयर है और 2 एटम है आइडियली, तो एक जगह लोन पेयर रखो
और 2 जगह एटम रख दो। दिस इज AB2 एवरीवन विथ 1 लोन पेयर। तो आसान था ना, स्टेरिक नंबर देखना है बस। स्टेरिक नंबर 3 है तो एज्यूम करो 3 एटम्स है, बट टेक्निकली 3 एटम्स थे नहीं साइड में, एक लोन पेयर था तो वहां लोन पेयर रख लिया। अब कहोगे सर अभी तो आपने इतना कहानी सुना है, इसका कोई यूज है यहाँ पे? यहाँ इसलिए नहीं यूज है कि तुम लोन पेयर यहाँ रखो या यहाँ रखो या यहाँ रखो, आइडेंटिकल रिपल्शन नहीं लगता है, कहीं भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब मैं पूछूं कि बताओ ए के अराउंड हाउ इज द अरेंजमेंट, you will say arrangement including lone pair, then it is still trigonal planar. But if you do not want to see the lone pair, then how it looks like? It is looking like bent, isn't it? A, B and B. सिर्फ atomic arrangement को देखो तो ये linear नहीं है, and this is the case where I discussed, you guys remember, double bond O, double bond O. One lone pair and 2 side atom, that's why it was bent. क्योंकि इसका एक हिस्सा कौन ऑक्युपाई करके रखा है? लोन पेयर। 3 जगह थे उसमें से एक जगह। CO2 में कुछ नहीं है, साइड एटम ही है, कोई लोन पेयर ही नहीं है, 2 ही है इसका स्टेरिक नंबर, इसलिए सीधा लीनियर। दैट्स व्हाई दिस इज लीनियर एंड दिस इज बेंट। आंसर मिला। व्हाई बोथ आर ट्राइएटॉमिक, वन इज बेंट अदर इज लीनियर, इज बिकॉज ऑफ द लोन पेयर इज क्रिएटिंग द डिफरेंस ऑन सेंट्रल एटम। अच्छा, किनारे वालों पे क्या लोन पेयर है? इससे कभी फंसना नहीं है, हमेशा सेंटर, सेंटर के अराउंड ही अरेंजमेंट करना है, तो सेंटर के ही लोन पेयर मैटर करेंगे, साइड का लोन पेयर कुछ भी मैटर नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखोगे। ठीक है, कौन सा केस मैंने डिस्कस किया? स्टेरिक नंबर 3। 2 केसेस आएंगे, बिना लोन पेयर तो परफेक्ट ट्राइगोनल प्लेनर। दूसरा केस 2 साइड एटम और 1 लोन पेयर, 2 साइड एटम एंड 1 लोन पेयर, तो भी बनाएंगे हम ट्राइगोनल प्लेनर ही, लेकिन उन 3 के जगह पे एक जगह क्या रख देंगे? लोन पेयर। इसलिए ये बेंट हो जाएगा, सिर्फ एटॉमिक अरेंजमेंट देखोगे तो बेंट। इसलिए कभी पूछे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा, शेप क्या होगा, तो वैसे केस में कभी भी हम लोन पेयर को इंक्लूड नहीं, इंक्लूड करने का मतलब वो है, अपना असर दिखा रहा है, तभी तो वो टेढ़ा हो गया, वो नहीं रहता तो सीधा हो जाता ना, वो है, लेकिन उसको देखो मत। when you are saying shape and structure, there we are supposed to only look at the atoms that they are present. तो atoms देखने में बेंट है, इसलिए हमने बेंट बता दिया, है ना। लोन, अगर एग्जाम में ये पूछे कि कंसिडरिंग लोन पेयर को भी रखते हुए बताओ ओवरऑल अरेंजमेंट कैसा है, तो आंसर क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी के अंदर जो मैंने आपको यहाँ लोन पेयर दिया है, उन्होंने ई सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। जैसे मैंने सिंबल क्या लिखा है? AB2 विद अ लोन पेयर। उन्होंने इसको कैसे दिखाया है? AB2L, L लिखा है या E लिखा है, वहां चेक कर लेना कौन सा सिंबल है, उसके हिसाब से। जहां पे L या E का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर है, L हुआ तो लोन पेयर, E हुआ तो इलेक्ट्रॉन पेयर, सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन पेयर। इज दैट क्लियर? अब मेरे ख्याल से एकदम से डायमेंशन ओपन हो गए होंगे, अब बहुत सारी चीजें आप फटाफट बता सकते हो। जैसे अब मैं ले रहा हूं स्टेरिक नंबर 4 का केस, बता 4 में कितने केसेस बनेंगे? पहला तो 4 0, 3 1 एंड 2 2, बस यही बनाए ना, वन साइड आइटम मत करना क्योंकि वो हमेशा लीनियर होंगे। 4 0 तुझे पता है, बता कैसा होता है? टेट्राहेड्रल, सबको मालूम है। अच्छा, 3 + 1 का भी होगा तो टेट्राहेड्रल ही, लेकिन एक जगह पे क्या होगा? लोन पेयर। तो क्या टेट्राहेड्रल ऐसे ही होता है बेटा? लोन पेयर को मैंने लाल रंग से दिखा दिया, कोई दिक्कत? एक जगह रख दिया, बताओ यहां रखूं यहां रखूं, सब जगह आइडेंटिकल थे, यहां मैंने रख दिया, यहां रख दिया। तो अब कितने लोग कह रहे हैं सर अगर इसको लेते हुए आप देखना चाहते हो तो अभी भी ये टेट्राहेड्रल ही है, थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा लेकिन है टेट्राहेड्रल। इसको नहीं देखना चाहते हो मत देखो, है अभी भी ये, बट अब कैसा है ये? पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। आ रहा है क्या बात समझ में सबको? ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर, एंड दिस इज द शेप ऑफ अमोनिया। अमोनिया में एक लोन पेयर, 3 हाइड्रोजन होते हैं, 3 + 1 4 का केस आ गया, यही अमोनिया है बच्चों, लोन पेयर ऐसे रहता है उसका। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है सर इसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? क्योंकि ये तो हाइड्रोजन थे, ये लोन पेयर है, तो मैंने बताया ना फर्क पड़ता है, इनका रिपल्शन ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन
बॉन्ड पेयर का कम। ये एंगल लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर एंगल अब 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा हो जाएगा। रेगुलर होता तो ये सारे एंगल कितने होते? 1। समझ आया बात? अब अगर ये आ गया तो ये एंगल थोड़ा बढ़ेगा, ये एंगल थोड़ा कम। पता है कितना होता है मोनियम? ये एंगल 107 के आसपास होता है, 107 डिग्री के आसपास होता है, डिक्रीज कर जाता है ये बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पे। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब आते हैं दूसरा केस लेने। कौन सा बेटा? 2-2 का। 2-2 बता, 2-2 का मतलब क्या हुआ कि दो लोन पेयर, दो ओवरऑल अभी भी क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल। लेकिन अब मैं एक लोन पेयर ग्रीन से दिखा रहा हूं, एक रेड से दिखा रहा हूं, ये दो ब्लैक। ठीक है, अब बता, दो रखना है भाई, हर दो 109 डिग्री पे ही थे, तो मैं कहीं पे भी रखूं तो यही दो पोजीशन बनते हैं ना। यहां रखोगे तो भी वही बात, यहां रखोगे तो। इसलिए इसलिए बोलते कहीं पे भी रख दो बेटा एंगल। अब इन दोनों को देखो तो टेट्राहेड्रल, इन दोनों को मत देखो तो क्या हो गया कबीर? क्या हो गया? ये बेंट। या बेंट को ऐसे देखो तो क्या दिख रहा है? वी शेप या एंगुलर। नहीं तो इसके बहुत सारे नाम है, वी शेप, एंगुलर, बेंट, एक ही बात है। समझ में आया? ये किसका एग्जाम्पल है पता है? H2O, दो हाइड्रोजन, दो लोन पेयर, दोनों लोन पेयर यहाँ है, वो भी बेंट होता है। और दो लोन पेयर से एंगल और कम हो जाता है। वाटर के अंदर एंगल 104.5 होता है, बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर रिपल्शन इज लिटिल स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर। आया क्या बात समझ में? तो ये हो गया कौन सा केस बेटा? टोटल नंबर 4। आते हैं 5 के केस में। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही केस है, क्योंकि इसमें बड़ी बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बॉन्डिंग में अगर कभी क्वेश्चन आता है तो ये यही जगह उठा करके पूछा जाता है। तो 5-0 बोलना, 4-1, 3-2, 2-3, बस ना, नीचे नहीं जाता हूं। तो कितने केसेस बने? अच्छा, पहला वाला केस तो सबको मालूम है, जब कोई लोन पेयर ना हो तो समर्थ कैसा होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, कोई नहीं। ठीक, अब एक लोन पेयर है, अब धर्म संकट हो गया, क्योंकि एक लोन पेयर है तो मैं रखूं कहां यार? यहां रख दूं इक्वेटोरियल पे या यहां रख दूं एक्सियल पे? तो देखो, एक्सियल पे रखोगे तो ये 90 डिग्री के रिपल्शन हो जाएंगे, 3-3 लोन पेयर एंड बॉन्ड। अरे बोलो यार बच्चों, 3 lone pair bond pair repulsion will be there if you are keeping on axial position 90 डिग्री ना। वही है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इज दैट क्लियर? यहां नहीं रख सकते, फिर किनारे रख, यहां रख, यहां कौन सा पोजीशन है ये? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल रखेगा तो 290 वाला बच गया, पहले कितना था? 3। अच्छा, 120 वाले फिर भी चलो थोड़े दूर है, तो इसलिए एक लोन पेयर आया तो कहां रहेगा? इक्वेटोरियल, एक्सियल नहीं। इसलिए ये डेंजरस हो गया, क्योंकि इससे पहले सारे पोजीशन एक ही तरह थे, यहां रखो या वहां रखो एक ही बात होती। यहां फर्क हो जाएगा, ऊपर रखोगे तो कहानी अलग, साइड में रखोगे तो कहानी अलग। तो कहां रखे? जहां से रिपल्शन कम हो। कौन सा रिपल्शन? लोन पेयर नहीं है इसमें, लोन पेयर बॉन्ड। जब मैं इसको टॉप पे रख रहा था तो 390 डिग्री के रिपल्शन बन रहे थे, इसलिए मुझे इधर किनारे करना पड़ा। अब बता, अब ध्यान से देखना, बहुत मजेदार है ये। इस लोन पेयर से थोड़ा सा ये बेंड होंगे ना, हल्का हल्का, इसको हटा, खींच ले, लाल वाला यार लोन पेयर हटाना। अब बता ये कैसा बन गया? जैसे सी सॉ, पार्क में जाते हो ना, एक नहीं जाते हो? जाओ ना, चंडीगढ़ में रह के नहीं जाओगे जिंदगी में, क्या है तुम्हारे यार? अकेले जाओ, किसी के साथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है? एक इधर बैठ जाओ, एक इधर बैठ जाओ, खेलो आराम से सी सॉ। दिस इज सी सॉ अरेंजमेंट। इज दैट क्लियर? दिस इज सी सॉ। या फिर इसको क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी, क्योंकि टेट्राहेड्रल ऐसे था, याद है तुम लोग? इसको डिस्टॉर्ट कर दो तो ऐसा बन गया। तो इस अरेंजमेंट का दोनों नाम है, सी सॉ या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। इज दैट क्लियर? ये बहुत मजेदार था सी सॉ वाला, ठीक है? क्योंकि पार्क याद आएगा तुम्हें, ठीक है? हाँ, सीसॉ में एक बंदा तो ऐसे लटक जाएगा एक तरफ, ठीक, और एक लटक गया, एक तरफ शिवांश बैठ गया तो दूसरी तरफ कोई बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाए तो। हाँ जी, तो अब पहला वाला केस खत्म ना,
कितने लोन पेयर थे? एक। बच्चों अगर 2 लोन पेयर हो गए तो अब देखो ये कहानी समझाने वाली मैं कल करूंगा, लेकिन अभी रटाने वाला अभी कर देता हूं। 5 स्टेरिक नंबर आ जाए, लोन पेयर एक हो तो लॉजिकली जो समझ में है लगा दिया, 2 हो लॉजिकली समझ में आए ना आए ट्रायंगल वाले ही पोजीशन पे लगाना है, 3 आ जाए तो भी ट्रायंगल वाले पे, हिलना ही नहीं है कहीं इधर उधर। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, लेकिन बैग कहां उठा रहे हो? ध्यान से देखो इधर, 2 लोन पेयर आ गए, 2 लोन पेयर आ गए, अच्छा ये 2 लोन पेयर आ गए, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, हटाओ दोनों लोन पेयर ही हटाना, खींचो। कैसा दिख रहा है बच्चों? टी शेप या थोड़ा सा बेंडिंग होती है तो बेंट टी या एरो शेप बोलते हैं इसको, बेंट टी या एरो। वापस लगाओ जैसे ही निकाले, लगाओ, ठीक है। सो दिस इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओवरऑल देखने में अगर इन दोनों किनारे किनारे को हटा दोगे तो एक ऐसा दिखेगा टी शेप, ये दोनों हटा दोगे तो बेंट टी या एरो। समझ में आया? बोलो। अब सबसे इंटरेस्टिंग केस, 3 लोन पेयर हो गए तो मैंने बोला 1 हो 2 हो 3 हो, टोटल स्टेरिक नंबर 5 आ जाए, थप्पड़ वाला केस याद रहना चाहिए 5। ओके, गलती किया तो ये बजने वाला है आपके ऊपर, ये ध्यान रहना चाहिए। तो 5 वाले केस के अंदर चाहे 1 हो 2 हो या 3 हो, सब कहां बैठते हैं? ट्रायंगल पे, इक्वेटोरियल हमेशा। तीनों हटाओ, तीनों लोन पेयर हटाओ, ये देखो लोन पेयर है, अब भी पीटूंगा तुमको। चल ये रहा, ये कैसा है बेटा? दिस इज परफेक्टली लीनियर एवरीवन, कोई डिस्टॉर्शन नहीं, क्योंकि जैसे लोन पेयर ऊपर रिपेल कर रहा है वैसे नीचे सिमेट्रिकल है। एंड दैट्स द केस ऑफ I3 माइनस, जिसमें आयोडीन पे सेंटर में 3 लोन पेयर और किनारे किनारे 2 आयोडीन होते हैं, I3 माइनस। ठीक है, समझ में आया? ये था 5 का केस। अब इसके बाद ये सबसे क्रिटिकल केस यही था, इसके बाद वाले केस सबसे आसान है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। कौन सा केस बनता है अब? 6 वाला। ठीक है, अब बता 6 में एक लोन पेयर हुआ तो कहां जाएगा? बताने की भी जरूरत नहीं यार, एक लोन पेयर हुआ तो कितने लोग कह रहे हैं? कहीं भी डाल दो सर, सारे पोजीशन 90 डिग्री वाले हैं। चल यहां पे अगर ऐड कर दिया तो इसको गायब करके देख रहा हूं, कैसा दिख रहा है ये? स्क्वायर एंड पिरामिडल। ये सुनो, स्क्वायर पिरामिड, बोलो ऊपर से करके देख लो यार, स्क्वायर पिरामिड। अच्छा 2 हो गए तो 90 पे उनको रखें या 180 पे रखें? हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी, 180 पे रखो ना लोन पेयर को यार, यहां दूर रखो। 5 वाले में याद कर लो, बाकियों में अपना कॉमन सेंस लगाओ, वही आंसर सही है। तो दूर रखोगे तो अब क्या बचा? ये स्क्वायर प्लेनर। अरे 2 था, एक ऊपर था और एक लोन पेयर नीचे, 2 लोन पेयर का केस। 3 लोन पेयर खैर बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 3 लोन पेयर का मतलब 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड 3 बॉन्ड्स, मतलब 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई है ही नहीं दुनिया में जिसके पास 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना? इसलिए वो केस थोड़ा रेयर है, वो बहुत स्पेशल केसेस में बनेगा जब साइड वाले अपना डेटिव बॉन्ड दे देंगे तब। तो अगर वो बनता भी है तो कोई दिक्कत नहीं यार, एक ऊपर नीचे था ना, एक कहीं साइड से निकाल दो, चारों तो आइडेंटिकल पोजीशन ही है। तो बस इसके इतने ही केस बनते हैं। कौन सा? 5-1, 5-2। टेक्निकली ये दो बहुत एक्सटेंड करना चाहते हो तो 3 and 3 का बना सकते हो। गॉट इट? लास्ट वाला केस कौन सा है? लास्ट वाला केस कौन सा है? 7 वाला। इसके बारे में मैं बात आपसे कल करूंगा, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास एवरीवन। नाउ यू गाइस कैन solve the problem related to geometry also, and I will assign you the work today. Okay, you guys go home. ये सारा चीज आप ना टेबल बना के लेके आओगे अगली क्लास में। मेक श्योर दैट यू मेक द प्रॉपर टेबल। आज मैंने समझा दिया।